हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कि इस लेक्चर का जो नेम है फ्यूल वर्सेस टेलर, इसको भी नहीं कराए हो। और जो भी टीचर इस डाउट का रिप्लाई करेगा वो प्लीज़, ठीक है, क्या है वो प्लीज़ ये नहीं बोलेगा कि हेलो श्रेयांश बेटा आपकी डाउट सर तक पहुँचा दी गई है। आप देख लो, मैं गाली नहीं देना चाहता, बट आप ऐसा काम ना करो कि मुझे कुछ बोलना पड़े। आप मुझे क्लियर सर से बात करने के बाद ही बताना कि ये टॉपिक्स होंगे या नहीं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो रिप्लाई नहीं करना। ठीक है। तो श्रेयांश का ये कमेंट था। ठीक, अब जरा मैं श्रेयांश से पूछना चाहता हूँ, है स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब जो है आज मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ? अगर आपने अपना दोनों कान उस पर सेपरेट, अभी आपने आपने तो 3-4 बार पढ़ा है, ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि उस पर सेपरेट सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं। तो वो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि तुमको चखा दूं और पूरा ना बोलूं, तो वहां पे इतना शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना पड़ता। ठीक है, इतना इतना शॉर्ट शॉर्ट में वो पढ़ते, फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट आता। उससे बढ़िया एक बार में पढ़ेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए। आज आपने मुझे राह दिखाई, आज मैं उसी राह पे चलूंगा और हम लोग आज वही टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलिए। अब जो है आज अपना होने वाला है, हमने फ्यूल और टेलर के बारे में पढ़ा था। जैसा इसने बोला कि फ्यूल और टेलर का नाम है, उसका वर्सेज वाला भी टॉपिक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस वर्सेज वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, कल नहीं हुआ था क्योंकि अब क्या मैं तुमको बोलूँ, बताओ। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब राइड से, रैपिडो से। ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए। तो अब आइए, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, तकनीक, अरे यार तकनीक तो हो गया ना, ये नहीं होगा, तकनीक नहीं होगा। ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, तकनीक होगा, सिद्धांत हो गया। वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक और फ्योन बनाम बनाम टेलर, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स और उसके वर्सेस पे जो है कि फ्योल और टेलर के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अब मैं कर रहा हूँ चैट्स को थोड़ी देर के लिए बंद, आराम से पहले समझो, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहले आता है, आपको एक समरी में दे दिया, ठीक है, कि इतने सारे उसके टेक्निक्स हैं। डन, इतने सारे उसके टेक्निक्स है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। मानसिक क्रांति तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अपना, है ना, इसमें तो कुछ डिस्कस करना ही नहीं है क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे टेलर ने क्या बोला था। अब देखो, टेलर ने पहले तो सिद्धांत दिया था, यानी कि उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। कितने प्रिंसिपल दिए थे? 4 प्रिंसिपल दिए थे। फ्यूल के 14 थे, टेलर के 4 थे। फिर टेलर ने बोला कि हम कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे, हम कुछ तकनीक भी बताएंगे जो साइंस के आधार पे बने हैं, जो विज्ञान के आधार पे बने हैं। ठीक है, जो साइंस के बेसिस पे बनाए गए हैं, जो आपके काम को करने में मदद करेंगे। ठीक है, टेलर ने ये बोला, उन्होंने कुछ टेक्निक्स दिए। ये टेक्निक्स आपके सामने है। ठीक है, तो आप देखोगे तो इतने सारे टेक्निक्स है, जिसमें सबसे पहले आता है कार्यात्मक फोरमैनशिप। ये मैं आपको अभी ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सब पढ़ाने के लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, कार्य का मानकीकरण और प्रमापीकरण, जो भी बोलो। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ये इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया है, मर्ज किया है। 2 और 3 एक साथ कर दिया है, जिसको एनसीईआरटी में भी देखोगे ना, तो दोनों को साथ में दिया है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एक साथ दिया है। रेफरेंस बुक में इन दोनों को अलग अलग करके रखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन और नहीं आएगा बस। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब समझो यहां पर जो था ना, यहां पे टेलर का कहना था हर काम को करने का ना एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर एक ईयरपॉड्स बना है ना, तो सारे ईयरपॉड्स सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, इसी साइज का बना है ना, तो ऐसा नहीं कि अब जो दूसरा ईयरपॉड्स बनाएंगे वो इससे इतना बड़ा होना चाहिए। अगर हम एक वर्जन बना रहे तो सारे सेम होने चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? स्टैंडर्ड मतलब होता है कि काम को करने का एक फिक्स तरीका नहीं, काम को करने का एक स्टैंडर्ड वे।
ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि इसका साइज इतना है, इसका साइज दूसरे का बड़ा हो जाएगा, तीसरे का और छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, उससे भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, टेलर का कहना था कि अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट का सभी का साइज सेम होना चाहिए, यानी कि उसका जो आकार है, उसकी जो क्वालिटी है ना, उसकी जो गुणवत्ता है, ये सब सामान्य होनी चाहिए। अब देखो 5 स्टार खाते हो, एक 5 स्टार खाओ चाहे 10 5 स्टार खाओ, टेस्ट तो सेम लगेगा। यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन, कि उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी, उसका साइज, उसका शेप सब सेम होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो काम में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर आपको नजर आएगा। ठीक है, कि यहाँ पे देखो मीन्स सेटिंग मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, है ना, एक स्टैंडर्ड सेट करें हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए। इट मे रिलेटेड टू किससे, रॉ मटेरियल से जुड़ा होगा, या तो मशीन से जुड़ा होगा, या तो टाइम से, या तो प्रोडक्ट से, या मेथड्स ऑफ वर्क से, एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, मतलब कि भाई काम करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम 2+2 इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फिर अगला वाला ऐसे सॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर कर रहे हो तो सारा मैथ इसी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, तो इनका कहने का, टेलर का कहने का मतलब था यहाँ पे साफ साफ कि भाई काम को करने का ना एक तरीका रखो, एक ही तरीका, ये नहीं कि हर काम में तरीका बदल रहे हो। ठीक है, तो वही बोला, स्टैंडर्डाइजेशन किससे जुड़ा है, रॉ मटेरियल से, मशीन से, टाइम से, प्रोडक्ट से, और काम करने के तरीके से। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला भी मैंने आपको बताया कि सेम टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब अगर हम प्रोडक्ट इस साइज का बना रहे हैं तो सारा प्रोडक्ट इसी साइज का होना चाहिए, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा था आपको। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब उसी पे देखो तो मानकीकरण, यानी कि देखो टेलर के अनुसार उत्पादन कार्यों में वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर सर्वोत्तम, ये तो वो दूसरी बात है, प्रमापीकरण बात करो। ठीक है, तो देखो प्रमापीकरण का अर्थ क्या है, प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारित करना। ठीक है, यह कच्चे माल, मशीन, समय, उत्पाद, कार्य पद्धति एवं कार्य स्थितियों से संबंधित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां देखना, यहां से ना इस वाले से एमसीक्यू बनाता है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिया है ना, इससे एमसीक्यू बनता है, आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम स्टैंडर्डाइजेशन करते ही क्यों है, क्या रीजन है। तो आप देखिए, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, है ना, इसका मतलब कि एक जैसा, सब एक जैसे ही दिखे, प्रोडक्ट एक जैसा हो। अरे यार क्या कर रहा है ये पेन। ठीक है, सारे प्रोडक्ट एक जैसे दिखे, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब सेम होना चाहिए, है ना, एक जैसे इन द टाइप, साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का टाइप हो, उसका साइज हो, या उसका क्वालिटी हो, सेम होने चाहिए। ठीक है, टू मेक पार्ट्स इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है कि बदल दे, है, बदल दे। सर बदल दे का मतलब कि मान लो अगर ये प्रोडक्ट में, ठीक है, मेरे किसी पार्ट की वजह से इसकी क्वालिटी खराब हो रही, तो हम प्रोडक्ट में पार्ट बदल देंगे और दूसरा पार्ट लगा के सेम बनाएंगे सबके जैसा, है ना, और इसी लाइन से एमसीक्यू बनाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो इंटरचेंजेबल है ना, इस वर्ड को ध्यान रखना, यहीं पे एमसीक्यू देगा। ठीक है, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब फिक्स रखना कि भाई इसी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर तुमने डेयरी मिल्क बनाया है, डेयरी मिल्क में अगर इतना मिठास है तो इतना ही मिठास, मतलब मान के चलते हैं। ठीक है, अगर तुमने डेयरी मिल्क में 4% कोको पाउडर डाला है तो सभी में अब 4% कोको पाउडर ही डालना है, 4% ही डालना है, उससे 1% भी ज्यादा नहीं करना है ना। तो वही बोल रहा है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड, और टू फिक्स स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मशीन, यानी कि सबका स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्ड मतलब होता है ना कि टारगेट रख दो, समझ, स्टैंडर्ड का एकदम सिंपल मतलब, मैं और आसान भाषा में बोलूं तो एक टारगेट सेट कर दो। तो वही बोला, टू फिक्स स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मशीन, मतलब अब जैसे ये बंदा है ना, इस बंदे का स्टैंडर्ड सेट कर दो कि ये 40 डेयरी मिल्क एक दिन में बनाएगा, इस मशीन से 500 डेयरी मिल्क 600 डेयरी मिल्क एक दिन में बनेंगे, तो उनका एक स्टैंडर्ड सेट करो, इसका कहना ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है प्रमापीकरण का उद्देश्य, मतलब वही बात है फिर कि उत्पाद के प्रकार, आकार और गुणवत्ता में एकरूपता लाना, भागों को परस्पर बदलने योग्य बनाना, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बनाए रखना, व्यक्ति एवं मशीन के कार्य निष्पादन के मानक तय करना। ठीक है, ये हुआ स्टैंडर्डाइजेशन। फिर होता है सिंप्लीफिकेशन, तो सबसे इजी है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो वर्ड ही आसान है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई कर देना, मतलब जो भी काम है ना उसको इतने सिंपल वे में बताओ, सामने वाले को इतने आसान तरीके से बताओ जिससे उसको वो काम समझ में आ जाए और वो उस काम को करने के लायक हो, उस काम को वो कर सके, है ना, मतलब उसको इतना सिंप्लीफाई करके वो काम को बता दो। मतलब जैसे मान लो, ठीक है,
कि अब किसी किसी के बताने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ना वो पहले खुद प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, फिर बोलेगा देखा ये तो ऐसे होता था। कुछ लोग होता है बहुत आसानी से आपको चीजें समझा देंगे, है ना। तो वही चीज, तो यहाँ पे कहने का मतलब था कि एक मैनेजर को जो है अपने वर्कर को काम इतने आसानी से बताना चाहिए कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें ना अननेसेसरी ज्ञान नहीं देना चाहिए, बस नॉर्मल बात बताओ जितना उसको समझ में आए। तो काम को सिंप्लीफाई करो, काम को आसान करो कि काम करने में दिक्कत ना आए सामने वाले को, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन एम्स एट क्या है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैराइटीज साइजेस एंड प्रोसेस, ठीक है ये चीज। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मशीन या इन शॉर्ट रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखो सरलीकरण का उद्देश्य अनावश्यक किस्मों, आकारों एवं प्रक्रियाओं को समाप्त करना है, ठीक है। इससे लागत कम होती है तथा मशीन एवं श्रम का बेहतर उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा अब आता है मेथड स्टडी, सबसे सिंपल है सर मेथड स्टडी। मेथड मतलब क्या होता है, तरीका, है ना, एक बेहतर तरीका। तो यहाँ पे टेलर ने बोला कि देखो हम जब फैक्ट्री में थे ना, तो हम तो बहुत सारे लोगों को देखे कि भाई ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। आपको याद है टेलर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, उनको कुछ अता पता नहीं है क्या कैसे करना है, ठीक है। हर काम के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे टेलर ने साफ साफ ये बोला कि हर काम का करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढो, मतलब हर काम को करने का ना एक बेस्ट वे होता है, मतलब बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। क्या यहाँ पे टेलर का कहना था कि हर काम को करने का आप बेस्ट वे ढूंढो, ठीक है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, कि उस इस काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जिससे ये काम जल्दी और आसानी से हो जाए, ठीक है ये चीज। ये वाला लाइन एमसीक्यू देगा आपको, ठीक है, ये लाइन एमसीक्यू देगा, ठीक है। तो वही चीज कि आप हर काम को करने का एक बेहतरीन, एकदम बेस्ट, एकदम सर्वश्रेष्ठ रास्ता ढूंढो, फिर उसी से उस काम को करो, ठीक है। तो देखो मेथड स्टडी एम्स एट फाइंडिंग द बेस्ट एंड इजिएस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, वही बात बोला है जो मैंने कहा यहाँ पे, अरे यार, ठीक है। फिर आगे देखो अ टास्क, अब बोल रहा है कि अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू डिफरेंट मेथड, यानी कि सही बात है हर काम अलग अलग तरीके से होता है। देयरफॉर साइंटिफिक एनालिसिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, यानी कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि भाई इस काम को एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट मतलब पता है क्या होता है, लेके आना, ठीक है। प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोडक्शन में समझ लेना, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है तो रॉ मटेरियल कहां से लेके आना है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू कस्टमर्स, ठीक है ये चीज। तो आपको लिखना केवल वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब आता है वही कार्य विधि अध्ययन या कार्य पद्धति अध्ययन। तो कार्य पद्धति अध्ययन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका या सर्वोत्तम तरीका, ठीक है। तो देखो किसी कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आसान विधि, ठीक है, खोज निकालना है, ये चीज डन। अब ये क्यों किया जाता है कि किसी भी कार्य को करने की कई पद्धतियां होती हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा सबसे प्रभावी पद्धति चुनी जाती है। इसमें कच्चे माल को प्राप्त करने से लेकर तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है डन है। एक बार डाउट्स देखते हैं, यहाँ तक भरा होगा डाउट, ठीक है सर ये सब का डेफिनेशन। हाँ तो भाई नोट्स बना रहे हो तो लिखना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं बाबू तुम, ठीक है ठीक है, मान मान लिया, ओके। नहीं समझ आ सकता, मेथड स्टडी पढ़ा, डाउट्स कब देखूंगा। आप अब तीसरा मेथड स्टडी पढ़ा आपने, मेथड स्टडी क्यों करा जाता है उसके बारे में, है ना, कि ऑब्जेक्टिव हम मेथड स्टडी क्यों करते हैं। तो मेथड स्टडी करते हैं टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट समझते हो,
प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा। तो मेथड स्टडी इसीलिए करते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ना, वो बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि वो सब चीज में बेस्ट है। अगर हम कॉस्टिंग देख रहे हैं तो कॉस्टिंग कम आएगा, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होती है उसी मेथड से, बहुत जल्दी बनता भी है, तो इसीलिए तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो हर कुछ में बेस्ट है। तो इसीलिए किया जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम हो जाए, ठीक है, क्वालिटी के लिए, ठीक है, कि अच्छा मेथड यूज करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो कस्टमर और ज्यादा संतुष्ट होगा, इसीलिए करते हैं। तो टेक्निक्स सच एज प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि ये कुछ टेक्निक्स है जिसमें एक प्रोसेस चार्ट होता है और ऑपरेशनल रिसर्च होता है, ये किया जाता है मेथड स्टडी के लिए, ठीक है। चलिए, फिर मुख्य उद्देश्य वही बात, उत्पादन लागत को कम करना है। उत्पादन लागत वस्तु की उत्पादन में जो खर्चा आता है, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाना, क्वालिटी की बात करो, और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना। इसके लिए प्रक्रिया चार्ट और परिचालन अनुसंसाधन आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज। चलिए, अब आता है मोशन स्टडी। मोशन मतलब समझते हो, मोशन आपने साइंस में पढ़ा होगा। मोशन, मोशन मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मोशन मतलब होता है मूवमेंट। अब जैसे कि अगर मैं तुमको बताऊं मूवमेंट की बात, ठीक है, मान के चलो, अब होता है ना कि कई बार तुम देखते हो कि सामान जब उतरता है गाड़ी पे से तो उसको उठाने के लिए कुछ मूवमेंट्स लगता है, कि अब तुम देखोगे बॉक्स के ऊपर ना तो लिखा होता है हैंडल विथ केयर करके, है ना, हैंडल विथ केयर करके लिखा होता है, और उस पर 3-4 फोटोज बनाए होते हैं कि इस प्रोडक्ट को या इस बॉक्स को कैरी कैसे करना है, देखा होगा आपने। तो वो दिखाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको इसी तरीके से उठाना है, कोई गलत तरीके से मत उठाना, वरना प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाएगा या तो तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहां पर मोशन स्टडी का कहने का मतलब ये होता है कि काम में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, मतलब हर काम को करने में मूवमेंट लगते हैं, बॉडी का मूवमेंट लगता है, ठीक है, तो तुम जो अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हो ना, वो मूवमेंट ना हो, उस चीज को हटाए। अब क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, काम जल्दी होगा। एग्जाम्पल में बताता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूं। मान लो जैसे तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा, ठीक है, अब एक कार गैरेज है। अब जैसे कार का एंट्री पॉइंट, कार गैरेज है तो कार का एंट्री यहां पे होता है, ठीक है, एंट्री भी यहीं पर है और एग्जिट यहां पे है, ठीक है, मतलब गाड़ी आएगी यहां से और निकलेगी यहां से, ठीक है, गाड़ी आएगी यहां से और निकलेगी यहां से, कार का गैरेज है, ठीक है। यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कार वॉशिंग होगा, पहले वाले पे कार वॉशिंग होगा, यहाँ पे कार जाके फिर उसके बाद वो साफ होगा, यहाँ पे उसकी सर्विसिंग होगी, चौथे पे यहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब आपको मूवमेंट दिख रहा है काम में, देखो तो 1 2 3 4 ये तो जरूरी है, लेकिन यहां से यहां तक आने में तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा। हाँ सर, क्या होता अगर इस एग्जिट को हम लोग यहीं कर देते तो, ठीक है, कैसे सर, अभी तो ये एग्जिट यहाँ पे है, ठीक है, अभी तो ये एग्जिट यहाँ पे है, डन, अभी तो सर ये एग्जिट यहाँ पे है ना, ठीक है। अगर क्या होता अगर हम लोग इस एग्जिट को यहां पर कर देते तो, मतलब सर गाड़ी यहां से घुसा, यहां पे गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, बनने के बाद यहां से गाड़ी निकल गया, समय भी कम लगता। यहां पे देखो तो यहां आने में समय लग रहा क्या, हाँ सर। तो तुमने देखा कि भाई यहां पे जाने में समय लग रहा है, ये अननेसेसरी मूवमेंट है, इतने दूर आने की जरूरत नहीं, यहां से घुसेगा यहां से बन के निकल जाएगा, है ना। इसी को एलिमिनेट करना था, ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रहा था ना, इसी को एलिमिनेट करना था। मोशन स्टडी इसलिए बनाया गया कि हम लोग अननेसेसरी मूवमेंट यानी कि जो अतिरिक्त प्रतिक्रिया है हमारी, हम उसको हटा सकें। जो काम के लिए जरूरी चरण है हम वही करें। जरूरी क्या, यहां से घुसेगा काम होके निकल जाएगा, दोबारा घूम के इसी जगह जहां से घुसे फिर तो दोबारा वही आना पड़ रहा है ना, समय भी तो लग रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो यही चीज देखो, मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स क्या है, इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स मेड while performing a task such as lifting, placing and sitting, walking, ठीक है, ये चीज। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये ध्यान रखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट्स एलिमिनेट हो जाए, जिससे काम जो है क्या हो, सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड विथ लेस टाइम एंड एफर्ट, कम समय और जल्दी से कम एफर्ट्स में काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो अब वो ये फालतू चीज लिखी है, ठीक है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, लिखना नहीं है लेकिन इसको ध्यान रखना, नोट, ठीक है, मैं यहाँ नोट पे कर देता हूं कि टेलर जो है ना, ये हटा ही दो इसको, ठीक है, ठीक है, हाँ। टेलर यूज्ड यानी कि देखो, अब मूवमेंट के लिए ना, मोशन स्टडी के लिए टेलर स्टॉप वॉच का यूज करते थे। टेलर यूज्ड स्टॉप वॉचेस, सिग्नल्स एंड कलर्स इन मोशन स्टडी, दिस हेल्प्ड
इन डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स दैट इंप्रूव्ड वर्कर्स एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे एमसीक्यू पूछता है कि टेलर किस चीज का यूज करते थे मोशन स्टडी के लिए, तो वो स्टॉप वॉच का, सिग्नल का, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते थे। डन। देखिए क्या रहा है, तो गति अध्ययन में किसी कार्य को करने के दौरान होने वाली शारीरिक गतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के दौरान होने वाली शारीरिक अध्ययन गतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये चीज जैसे उठाना, रखना, बैठना, चलना आदि। इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त करना होता है ताकि कार्य कम समय और कम श्रम में पूरा हो सके। ठीक है, अब ये तो पढ़ना नहीं है, बेकार सी लाइन है, ये मेरे को हटाना था नोट्स में से, दिमाग ही नहीं गया। ठीक है, फंस गया था कल। हाँ, टेलर ने स्टॉप वॉच, संकेतों एवं रंगों का उपयोग करके गति अध्ययन किया। इससे ऐसे उपकरण विकसित किए गए जो श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक बने। ठीक है, चलिए अब आता है टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी सबसे आसान है, नाम से ही पता लग रहा होगा। टाइम स्टडी यानी कि टाइम के बारे में स्टडी करेगा, मतलब कि किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, बस। मतलब जैसे मान के चलो तुम्हें शर्ट बनाने के लिए दिया गया है ना, एक पूरे ग्रुप को शर्ट बनाने का काम दिया गया, तो अब वहां ये देखेगा ना कि एक शर्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है। अब एक शर्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये जब भी तुम देखोगे ना तो इसको बोलते हैं आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, एक शर्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करना चाह रहे हो कि एक शर्ट को बनाने का फिक्स टाइम ये होना चाहिए। होता है ना कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है, अगर एक को इतना समय लग रहा है तो सारे में इतना ही लगना चाहिए। वैसे एक शर्ट को बनाने में अगर मान के चलते हैं 5 मिनट भी लग रहा है तो सारे शर्ट को बनाने में 5 मिनट ही लगना चाहिए। टेलर का कहना यह था। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे हम लोग कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो टाइम स्टडी एम्स एट डिटरमाइनिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क या जॉब। ठीक है, रिक्वायर्ड टू complete a task। ठीक है, the time taken for each part of the work is measured several times and then average time for the entire task is fixed। यानी कि सभी काम को करने में मान के चलो अगर आपने, ठीक है, अगर आपने सारे काम करे 5, ठीक है, मान के चलो आपको 50 शर्ट बनाने थे, अब हर एक शर्ट को बनाने में कितना समय लगा ये देखा जाएगा। ठीक है, मान लो 2 मिनट, तो 50 शर्ट को बनाने में कितना समय लगेंगे, अब 2 से गुना कर दोगे निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से यानी कि अब क्या हुआ, टेलर ने बोला कि देखो एक शर्ट को बनाने में 2 मिनट लग रहा ना, 50 शर्ट को बनाने में 100 मिनट लगेगा, सिंपल है, तो 100 मिनट में 50 शर्ट बन जाने चाहिए, ऐसा। ठीक है, ये कहना था टेलर का, समझे। चलिए, तो समय अध्ययन का उद्देश्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय निर्धारित करना है। ठीक है, कि किसी काम को करने में एक मानक समय क्या होता है, फिक्स समय। ठीक है, कार्य के प्रत्येक भाग का कई बार समय मापा जाता है और फिर पूरे कार्य को औसत समय तय किया जाता है। डन। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी की क्यों किया जाता है, फिर वही बात आ रही है, ऑलरेडी बताया। इससे पता लगता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, कि अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, देखो कम टाइम लगेगा तो कम एम्प्लॉय में हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो काम को जल्दी भी तो खत्म करना है, अब ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे, इसीलिए। ठीक है, टू फिक्स वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम, तो अगर बहुत ज्यादा समय लगेगा और सारे इंप्लॉय ने जल्दी कर दिया तो इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव मतलब समझते हो, आप जब आप कहीं जॉब करोगे ना, ये पता है कहां होता है, ज्यादा सेल्स वाले काम में होता है। जब मैं रिलायंस ट्रेंड्स में जॉब करता था एक टाइम पे, तो सैलरी मिलती है और उसमें होता ना कि अगर आपने ज्यादा सेल किया है, अच्छा खासा सेल्स कर दिया ना, तो आपको सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कंपनी देती है इनाम के तौर पे। ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर 7 में इंसेंटिव के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अब इतना जानो। ठीक है, कि आपको सैलरी के साथ कुछ पैसे इनाम के रूप में देती है, रिवॉर्ड के रूप में देती है, जिससे क्या होगा, अब देखो तुमको सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, कंपनी दे रही, तुमको मोटिवेशन आएगा कि यार सैलरी तो मिला ही, इतना पैसा तो आना ही था, जो तो आया है उससे एक्स्ट्रा पैसा आया, इससे मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकता हूं, मैं अपनी पसंदीदा चीजें खा सकता हूं, पसंदीदा सामान खरीद सकता हूं, होगा ना ये चीज। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हम अगले बार और अच्छा काम करें। ठीक है, इसीलिए इंसेंटिव दिया जाता है। डन। और टू एस्टिमेट लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट मतलब कि एक एम्प्लॉय को काम करने में कितना खर्चा आ रहा है, एक एम्प्लॉय पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है, कितना समय लग रहा है, ये चीज। ठीक है, एग्जांपल भी है कि इफ अ वर्कर प्रिपेयर्स 1 बॉक्स इन 20 मिनट, जो मैंने बोला वही एग्जांपल है कि एक वर्कर अगर 20 मिनट में एक बॉक्स बना रहा है, देन ही कैन प्रोड्यूस 3 बॉक्सेस इन 1 आवर। ठीक है, ये चीज यानी कि सिंपल बात है ना भाई, एक बॉक्स तुम ही सोचो, अगर एक बॉक्स आप 20 मिनट में बना रहे हो,
ठीक है। तो अब आपको 3 बॉक्स बनाना है 20 मिनट में, तो भाई 60 मिनट तो लगेंगे, यानी कि 1 घंटा लगेगा, लगेगा ना। सिंपल मैथ है ये तो। अब ये भी नहीं आता तो फिर क्या ही बोलेगा इंसान तुमको, ठीक है। इन 7 वर्किंग आवर्स ही विल प्रोड्यूस 21 बॉक्सेस। तो सिंपल है भाई। अब सात, अगर तुम 20 मिनट में 3 बॉक्स बना रहे हो, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में अगर तुम 3 बॉक्स बना रहे हो तो 7 घंटे में कितने बनाओगे, तो 7 × 3 कर दो, 21 हो गया, ठीक है। तो 21 बॉक्स, दिस इज कॉल्ड हिज स्टैंडर्ड टाइमिंग। समझ गए। देखिए तो इसका समय अध्ययन के उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या का निर्धारित करना, मजदूरी एवं प्रोत्साहन योजना तय करना और श्रम लागत ज्ञात करना, ठीक है। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी पता है क्या होता है? देखो कंपनी में ना लोग काम करते करते थक जाते हैं। जब तुम स्कूल जाते थे तो देखते हो पढ़ते पढ़ते थकते थे तो बीच में लंच ब्रेक मिलता था आपको, मिलता था ना। वैसे ही कंपनी में एम्प्लॉयज या फिर कोई भी मजदूर काम करते करते थक जाते हैं। तो अब थके हैं तो भाई बिना मतलब खाए पिए तो काम होगा नहीं दोबारा। तो यहाँ पे ना फटीग स्टडी किया। टेलर ने बोला कि हम फटीग स्टडी नाम की एक चीज देते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसमें हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि किस एम्प्लॉय को कितने देर का आराम देना है। तुमने कभी सोचा था कि लंच जो है, लंच होता हम लोग के स्कूल में, तो इतने देर का ही क्यों होता है? ये टाइम कैसे डिसाइड हुआ होगा, है ना? ये साइंटिफिक स्टडी से डिसाइड होता है। मतलब इंप्लॉय को कितने देर का रेस्ट चाहिए, कितने देर का लंच चाहिए, कितने देर की टी ब्रेक चाहिए, है ना? ये कैसे डिसाइड होता है? तो टेक्निक, साइंटिफिक स्टडी के टेक्निक से हुआ। टेलर ने दिया कि भाई क्योंकि देखो काम करते करते लोग थक जाते हैं ना। टेलर का कहना था कि काम करते करते लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है। तो उनको आराम देना जरूरी है जिससे वो अपनी स्टैमिना को वापस ला पाए, वो अपनी स्टैमिना दोबारा से लेके आए और फिर सेम एनर्जी से काम कर पाए। क्योंकि पूरे दिन अगर काम करते रहेंगे, अगर पूरे दिन काम करते रहेंगे तो सेम एनर्जी से तो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोचो ना, भूखे है, कुछ खाया नहीं है, तो सेम एनर्जी से काम होगा क्या? नहीं ना। थोड़ी देर काम किया फिर उसको कुछ खाने दो, पीने दो, खाएगा पिएगा, दोबारा से ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, तो वो सेम एनर्जी से काम कर पाएंगे ना वैसे तो यही कहना था, ठीक है। फटीग स्टडी था कि भाई एक एम्प्लॉय को कितने देर का रेस्ट देना है थकने पे, ठीक है, इस बारे में स्टडी करता था। तो देखो वही बोल रहा है, कंटिन्यूअस वर्क कॉजेस फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस, यानी कि कंटिन्यू काम करते करते आप फिजिकली और दिमागी तौर से थक जाते हो, ठीक है, इन अ पर्सन। फटीग स्टडी एम्स एट डिटरमाइनिंग आफ्टर हाउ मच टाइम एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग अ वर्कर नीड्स रेस्ट, ठीक है, या शुड बी गिवन रेस्ट, कि कितने देर के बाद और कितने समय के लिए उनको रेस्ट देना है, ठीक है। तो प्रॉपर रेस्ट हेल्प्स एम्प्लॉयज रीगेन एनर्जी एंड वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। तो बराबर का जो रेस्ट होता है उससे उनको एनर्जी दोबारा से मिलती है और एफिशिएंटली वो काम कर पाते हैं। इफ द वर्क इज डिफिकल्ट और इन्वॉल्व हैवी फिजिकल एफर्ट, रेस्ट इंटरवल्स बिकम नेसेसरी। अब देखो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो उठाने वाला माल लोड करने का काम करते हैं ट्रक वगैरह में, तो अब जो इतना भारी फिजिकल काम करते हैं, जिनकी शारीरिक गतिविधियां बहुत ज्यादा है, तो उनको तो आराम चाहिए ना दिन में एक बार। वरना वो कैसे भाई, इतना पॉसिबल है क्या इतना सामान उठा उठा के काम कर पाना, इतना वजन उठा उठा के काम कर पाना? नहीं है ना। तो उसी की बात करता है, ठीक है। देखो थकान अध्ययन, लगातार कार्य करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है, ठीक है। थकान अध्ययन जो है, थकान अध्ययन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कर्मचारी को कितने समय बाद और कितने देर का आराम दिया जाए, ठीक है, ये चीज। उचित आराम मिलने से कर्मचारी पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और अधिक कुशलता से कार्य करता है, ठीक है। यदि कार्य अधिक कठिन या शारीरिक श्रम वाला हो तो बीच बीच में आराम दे आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए कॉजेज ऑफ फटीग स्टडी की क्यों देना जरूरी है, ठीक है। क्यों देना जरूरी है? तो भाई क्योंकि लंबा समय तक काम करोगे। पुअर वर्किंग कंडीशन, पुअर वर्किंग कंडीशन मतलब क्या होता है? वहां पानी पीने की सुविधा नहीं है, एनवायरमेंट आसपास साफ नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है ना, तो पुअर वर्किंग कंडीशन इसको बोलते हैं। अनसुटेबल वर्क, अब मेरा मतलब मेरे लायक काम ही नहीं है ना, मेरे से वजन नहीं उठता, लेकिन मैं वजन उठाने वाला काम करा तो मैं तो जल्दी थकूंगा ना, ये चीज। बैड रिलेशंस विद सुपरवाइजर्स, ठीक है। तो इसीलिए फटीग स्टडी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो थकान अध्ययन के कारण लंबे समय तक काम करना, खराब कार्य परिस्थितियां, अनुपयुक्त कार्य और अधिकारियों से खराब संबंध। थकान अध्ययन से कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं, डाउट्स में देखते हैं। प्रियांक, हाँ ठीक है मेरे भाई, चलो। श्रेयांश,
हो ना हो ऐसा। चलो, अब आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जिसको बोलते हैं विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। अब आपने एक जगह फ्यूल के बारे में पढ़ा था, फ्यूल ने क्या बोला था कि हम सबको बराबर पैसा देंगे, जो जितना मेहनत करा उसको उस हिसाब से पैसे देंगे। ठीक है, फ्यूल का कहना ये था। टेलर का पता कहना क्या था? टेलर का कहना था कि जो ज्यादा काम करेगा ना उसको ज्यादा पैसा देंगे। मतलब एक एग्जाम्पल, ठीक है, आ जाओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टेलर का कहना था, ठीक है, ये यहां पे ले लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, टेलर का कहना था कि देखो, टेलर फैक्ट्री में तो था, ठीक है, टेलर बोलता था, टेलर कहता था कि भैया देखो, कुल जो है शर्ट जितने भी बनाने हो, ठीक है, मान के चलो महीने में 600 शर्ट बनाने हैं। ठीक है, महीने के 600 शर्ट आपको बनाने हैं। एक दिन में आज का टारगेट, अगर आज किसी ने 40 प्लस शर्ट्स, 40 शर्ट से एक भी ज्यादा बना दिया ना, तो हर एक शर्ट पे उसको, हर एक एक्स्ट्रा शर्ट पे उसको 50 रुपया मिलेगा। ठीक है, मतलब पर शर्ट तो फिक्स है कि आपको पैसा, देखो सिंपली मान के चलो, ठीक, और सिंपल करता हूं, मान लो कि अगर 40 शर्ट बनाओगे तो आपकी जो सैलरी है वो तो आपको मिलनी ही है, आज की मजदूरी तो आपको मिलनी ही है। ठीक है, अगर आप 40 से जितने भी एक्स्ट्रा शर्ट बनाते हो, ठीक है, पर पीस एक्स्ट्रा कर देता हूं, ठीक है, पर पीसेस एक्स्ट्रा, आप जितना भी एक्स्ट्रा पीस बनाते जाओगे ना, उस पे आपको जो है 20 रुपए एक्स्ट्रा, एकदम इजी करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, उस पे आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब आपको बोला गया, ठीक है, कि भाई 40 शर्ट पे आपको आपका मजदूरी जो आपका डेली का है वो तो आपको मिलना ही है। ठीक है, लेकिन आप 40 के बाद मान के चलो 45 शर्ट अगर आपने बनाया तो आपने 5 शर्ट एक्स्ट्रा बनाए, है ना, तो अब 5 शर्ट पे आपको जो है 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये तो छोटा अमाउंट है, तब ना तुमको लग रहा होगा सर 20 रुपए में क्या ही होगा। अब इसको बड़ा में पलटते हैं, ठीक है, चलो बड़े में पलटते हैं। तो बोला पर पीस जो है ना, पर पीस आपको 1000 मिलेगा। ठीक है, पर पीस आपको 1000 मिलेगा। अब तुम सोचो कि 40 शर्ट बना दिया, एक ने 50 बना दिया, यानी कि 10 एक्स्ट्रा बनाया। अब 10 गुने अगर तुम 1000 करते हो तो कितना हो जाएगा? 10 गुने 1000 करोगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना। सोचा, अब उसका जो भी सैलरी है उसमें सीधा 10,000 का बढ़ोतरी। तो टेलर का कहना यह था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में कि आप जितने ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, मतलब आपकी उत्पादकता जितनी ज्यादा होगी, आपकी वेज, आपकी वेजेस मतलब मजदूरी होता है, पढ़ा होगा 11th में, वेजेस मतलब मजदूरी। तो जो भी आपकी मजदूरी होगी ना, वो आपके काम के साथ बढ़ेगी। यानी कि आपने इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप नाम की चीज पढ़ी होगी, है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, पढ़ा होगा ऐसा, है ना। यही चीज यहां पे कि आपका मेहनत जितना होगा ना, ठीक है, आप जितने प्रोडक्टिव होगे, आपकी सैलरी मतलब आपका वेजेस उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हो? मतलब आप जितने प्रोडक्टिव उतना ज्यादा आपका वेजेस। ठीक है, टेलर का कहना यहाँ पे ये था। तो देखो यहाँ पे क्या बोला टेलर ने, अरे यार सॉरी, चलो, हाँ, तो टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो टेलर चाहते थे कि पता लगे मेरे यहाँ काम करने वाला कौन है और कामचोर कौन है। ठीक है, टेलर ये पता करना चाहते थे। तो देयरफॉर टेलर ने ये कॉन्सेप्ट लाया, ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट वेज रेट्स। डिफरेंट वेज रेट मतलब अलग अलग वेज का रेट होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, बोल दिया ना, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो, वर्कर्स हु कंप्लीट और एक्सीड द, देखो क्या बोला, वर्कर्स हु कंप्लीट और एक्सीड द स्टैंडर्ड वर्क आर पेड हायर वेजेस। ठीक है, यानी कि जो वर्कर काम कर लेगा, पूरा काम कर लेगा, और एक्सीड मतलब ज्यादा, है ना, अपने दिए गए काम से ज्यादा काम कर लेगा स्टैंडर्ड वर्क से, और पेड हायर वेजेस, उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी। ठीक है, वर्कर्स हु परफॉर्म, अब जो कम काम करेगा, मतलब जो स्टैंडर्ड से भी कम काम कर रहा, उसको कम मिलेगा, सीधी बात है ना, जाहिर सी बात है, जो काम पूरा कर रहा उसको तो ज्यादा मिलेगा, जो नहीं कर रहा उसको कम मिलेगा। इससे क्या होगा, इंसाफ होगा, काम करने वाले को अच्छा पैसा, काम चोर को कम पैसा, है ना। तो देखो, दस एफिशिएंट वर्कर्स अर्न हायर इनकम विच मोटिवेट्स अदर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, है ना। तो अब यूट्यूब पे ओरिएंटेशन, अभी टाइम है 7 मिनट, ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या कह रहा था, यहाँ पे क्लियर बोला कि देखो, इससे पता लग गया कि काम करने वाला कौन है, मेहनती कौन और मेहनती कौन नहीं है। ठीक है, ये चीज।
तो अकॉर्डिंग टू टेलर दिस सिस्टम एनकरेजेस वर्कर्स टू बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो टेलर के हिसाब से इस सिस्टम ने उनको और अच्छा काम करने को मोटिवेट किया, ठीक है। अब क्या होगा देखो ना, तुम भी मान लो तुम देखोगे, ठीक है, तुम देखोगे मेरे साथ वाला दोस्त है उसको मेरे से ज्यादा पैसा मिल रहा, मेरे को कम मिल रहा, तो नहीं लगेगा कि यार जितना उसको मिल रहा मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये साथ में देख के मोटिवेशन आता है, ठीक है। देखिए, टेलर कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों में अंतर करना चाहता था, इसीलिए उसने कार्य के अनुसार अलग अलग मजदूरी दर देने की प्रणाली अपनाई। जो कर्मचारी निर्धारित मानक कार्य पूरा करते हैं उससे अधिक कार्य करते हैं, उन्हें अधिक मजदूरी दी जाती है, ठीक है। और जो मानक से कम कार्य करने वालों को कम मजदूरी मिलती है, ठीक है, ये चीज डन। अब आता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। देखो ये ऑलरेडी समझा दिया है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको खुद एक बार, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया ना आपको, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक आता है जो चिल्ला रहा था फंक्शनल फॉर्मेशिप नहीं हुआ है, इंतजार तो करो, पहले ही बोला था इसको लास्ट में बताऊंगा आज, लेकिन पहले चिल्लाएगा हुआ नहीं है, बेवकूफ। चलो आओ ये चार्ट से समझाता हूं तुमको, ठीक है। देखो ये चार्ट है। अब टेलर का कहना था ना, ठीक है, कि एक फैक्ट्री में हमें स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। कितने लोगों की? विशेषज्ञ लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। तो उन्होंने ना 8 लोगों की टीम बनाई। कितने लोगों की? 8 लोगों की। उन्होंने 8 लोगों की टेलर ने टीम बनाई, ठीक है। टेलर ने बोला कि ये 8 लोग एक ही जगह काम नहीं करेंगे, इनको 2 ग्रुप में 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। इनको 2 ग्रुप यानी कि 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि 8 लोग स्पेशलिस्ट हैं, ये 8 लोग विशेषज्ञ हैं, अपने काम को करने में माहिर हैं, ठीक है। तो टेलर ने 8 स्पेशलिस्ट ढूंढे, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। तो देखो 2 ग्रुप में बांटा हुआ, एक ग्रुप इधर है और एक ग्रुप आपका इधर है, ठीक है, ये चीज। तो फैक्ट्री मैनेजर में एक आपका नियोजन विभाग था। 1 मिनट सर, क्लास में हूं, परिश्रम बिहार में। उन्होंने स्पेशलिस्ट को बांट दिया, एक, ठीक है। चलो समझो, समझना ये चीज। अब यहाँ पे क्या है, कारखाना प्रबंधक में, ठीक है, कि उन्होंने स्पेशलिस्ट को बांट दिया। एक होगा जो नियोजन विभाग यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है, और 2 इधर उत्पादन विभाग में होगा, ठीक है, मतलब दूसरा इधर होगा। अब देखो इधर 4 है ना। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखोगे पहला, ये पहला, ठीक है, दूसरा, अच्छा तीसरा और चौथा। 4 इधर है जो कि इसके अंदर में है। किसके अंदर है? इसके अंदर, ठीक है। और बाकी 4 हैं, बाकी 4 जो है यहां से देखोगे लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, जो इसके अंदर में है। तो यहां से भी तुम देखो एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, यानी कि कुल 8 लोग हुए। तो उन्होंने बोला कि 8 स्पेशलिस्ट को हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये 8 लोग मिलकर ना काम करवाएंगे लोगों से। ये 4 होंगे ये 4 जो होंगे इस चीज पे दिमाग लगाएंगे, सोचने का काम करेंगे कि क्या कब कैसे होगा। मतलब अब देखो नाम भी क्या क्या है, कार्यक्रम, रूट क्लर्क, कि इस काम को करने का अच्छा रूट क्या है, कैसे करेंगे। यहाँ पे बस सोचने का काम होगा, ठीक है, यहाँ पे बस सोचने का काम होगा, क्योंकि प्लानिंग है, ठीक है। तो प्लानिंग में हमेशा सोचने का काम होता है, तो यहाँ पे बस सोचने का ही काम होगा, ठीक है। तो रूट क्लर्क ये दिमाग लगाएगा इस काम को करने का बेहतरीन रास्ता या फिर कैसे करना है, ठीक है। निर्देशन कार्ड क्लर्क ये बस बताएगा कि देखो ऐसे ऐसे काम को किया जा सकता है। देख रहे हो ये लोग कर नहीं रहे, ये लोग बस बोलेंगे, सोचेंगे, सोच के बताएंगे। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा, जो नाम है वही काम है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताएगा, कितना टाइम लगना चाहिए और कितना खर्चा होना चाहिए, टाइम और कॉस्ट बताएगा, ठीक है। और डिसिप्लिनेरियन ये देखेगा कि भाई सब डिसिप्लिन में काम तो कर रहे हैं, मतलब सबको जो काम मिला वो अपना काम तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना कि काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, ये कहना था, समझे ये चीज। ये इसका समझ में आया। तो इसके अंदर ये 4 लोग आते थे, ठीक है। यहाँ पे लाइन नहीं दिया है, मैं यहाँ पे खींच देता हूं लाइन, ठीक है। ये इसके अंदर था, ठीक है, ये जो है इसके अंदर था, डन। अब बाकी उत्पादन विभाग, ये लोग सोचने का काम करेंगे, ये प्रोडक्शन, ये सही में काम करेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इनका काम प्रोडक्ट बनाने का है, ठीक है। तो देखना अब इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं ना। एक आएगा स्पीड बॉस, ठीक है, स्पीड बॉस यानी कि गति नायक, नाम क्या है, स्पीड बॉस। तो ये इंश्योर करेगा कि काम सही स्पीड में हो रहा है, मतलब क्या हम लोग उस स्पीड में काम कर रहे हैं कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए,
ठीक है, ये चीज पे ध्यान रखेगा। ये गैंग बॉस, ये पूरी गैंग है तो पूरा का पूरा अपना गैंग लेके चलेगा, मतलब अपनी पूरी टीम को संभालेगा, ये समझो, पूरा अपना गैंग लेके ही चलेगा। ये मरम्मत, अब ये नाम ही है रिपेयर बॉस, रिपेयर मतलब क्या करेगा, रिपेयर करेगा। अब कंपनी में इतनी सारी मशीन्स होती हैं, कोई भी मशीन खराब हो जाए तो उसका जाके ठूक ठाक मरम्मत करना बेसिकली, ठीक है। और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, सभी जगह नजर रखना कि काम सही से हो रहा है क्या, यही होता है ना। इंस्पेक्टर ये करेगा, देखेगा काम सही से हो रहा है ना। ये सब लोग मिलके किस पे जोर दे रहे होंगे, किससे काम करवा रहे होंगे, ये सब लोग मिलके वर्कर से काम करवाते हैं, ठीक है। और इसी को जो है हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप का नाम दे देते हैं, समझे। यहाँ पे आ जाओ एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो देखो, अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के हिसाब से एक फोरमैन क्या है, फोरमैन के बारे में बता रहा है। अकॉर्डिंग टू टेलर अ फोरमैन इज द पर्सन, एक फोरमैन एक इंसान होता है फैक्ट्री में जो रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वर्कर, जो वर्कर से डायरेक्ट कट टच में रहता है। ही इज द मेन कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन, ठीक है। तो देखो टेलर ने ऑब्जर्व किया, यहां पर मेन ये है, ठीक है, ये आपको लिखना है। टेलर ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि ये मुश्किल है कि एक इंसान सारा काम कर पाए, ठीक है। डिफिकल्ट फॉर द वन पर्सन टू पोजेस ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटीज, देयरफॉर ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। अंडर दिस सिस्टम वर्कर, देखो वर्क इज डिवाइडेड अमंग स्पेशलिस्ट सो दैट ईच पर्सन कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। टेलर एम्फेसाइज, टेलर ने अलग अलग किया प्लानिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑन दिस बेसिस 8, देखो ये भी लिख लेना, ठीक है, ये भी साथ में लिख लेना, ठीक है। ऑन दिस बेसिस 8 क्या बोला है, 8 स्पेशलिस्ट वर अपॉइंटेड इन द फैक्ट्री डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट, उनको 2 डिपार्टमेंट में बांटा, ठीक है, ये चीज तो वही है। देखो यहां पे आपको ये पूरा ही लिखना है, ठीक है। तो देखो उसके हिसाब से टेलर के अनुसार कारखाने में फोरमैन वह व्यक्ति होता है जो सीधे श्रमिकों के संपर्क में रहता है, वह उत्पादन कार्य का मुख्य नियंत्रक होता है, ठीक है, तथा योजना क्रियान्वयन एवं नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। टेलर ने पाया कि एक ही व्यक्ति में सभी आवश्यक योग्यताएं होना कठिन है, इसीलिए उसने कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा दी, ठीक है। इसमें कार्य 2 को विशेषज्ञों में बांट दिया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। टेलर ने नियोजन और क्रियान्वयन को अलग अलग रखने पर जोर दिया। इसी आधार पर कारखाने में 8 विशेषज्ञ नियुक्त किए जिन्हें 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब जो अलग अलग लोग थे उनके बारे में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या है, ठीक है, नियोजन विभाग में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये सारा काम। अब उसके जिसके बारे में जो अलग अलग लोगों को बांटा गया उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये जो है आपको मैं होमवर्क में देता हूं, ठीक है, ये आप होमवर्क में पढ़ लीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए एक डाउट सेशन रख के मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें आज की समझ में आई। स्पीड थका हो तो उसको कितने देर का आराम देना है, ठीक है। फटीक स्टडी स्पीड में हो रहा है, ये करना है ना, कि प्लान बन लोग थे उनके आगे मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें आज की समझ में आई होंगी। एग्जीक्यूशन मतलब काम को करना है ना, कि प्लान बन गया, अब इस प्लान पे काम करना है, एग्जीक्यूशन उसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्टोरी क्यों तरफ पढ़ा, भाई तुम तो पहले लिखना सीख के आओ, ठीक है। ये टॉपिक फिर स्पीड बॉस, देखो स्पीड बॉस ना काम सही स्पीड में हो रहा है ये चेक करता है, ठीक है, कि काम सही से हो रहा है। 8 ही क्यों है वो तो टेलर से पूछना पड़ेगा, फोन करता हूं टेलर को, ठीक है। फटीक स्टडी को शॉर्ट में, फटीक स्टडी आपको बेसिकली कितना रेस्ट, एक इंप्लॉय को कितने देर के लिए रेस्ट चाहिए वो चीज बताएगा, ठीक है, कि थके हुए इंसान थका हुआ तो उसको कितने देर का आराम देना है, ठीक है, ये चीज। हाँ बिल्कुल, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए